Hello dear students, welcome to Power System class. Today we are going to start a new chapter which is called electrical supply systems. Okay, and here today we are going to discuss the basic structure of supply systems and different types of transmission systems as well. So सबसे पहले what is supply system? Okay, तो सप्लाई सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन से लेके जो यूटिलिटीज़ होती है, मतलब डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब कि जो आपके घर के जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ तक जो पावर हम जिस तरह से जिस जिस वे में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम पावर को जनरेट करने से लेके आपके घर तक भेजते हैं, उसका जो पूरा सीरीज़ है, उसका जो पूरा वे है, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम। ओके, सो पावर सप्लाई सिस्टम में क्या होता है? मेनली तीन कंपोनेंट्स रहते हैं। ओके, लेट्स राइट देम ऑल डाउन हियर। पहला कंपोनेंट है जनरेशन। ओके, दूसरा कंपोनेंट है, लेट्स जस्ट राइट इट लाइक दैट, वेट अ सेकंड, जनरेशन। दूसरा है ट्रांसमिशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये तीनों कंपोनेंट्स के अंदर आपका पूरा पावर सप्लाई सिस्टम आ जाता है। ठीक है, जनरेशन क्या होता है? जनरेशन होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग किसी पावर प्लांट में किसी भी इनपुट से हम इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करते हैं, वो प्रोसेस को हम जनरेशन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं? पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग फ्यूल्स की हेल्प से, या फिर कोई दूसरी एनर्जी, जैसे लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, जियो थर्मल हो गई, बायोमास हो गई, कोई भी एनर्जी सोर्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, तो वो आ जाएगा जनरेशन पार्ट में। तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ किसकी हेल्प लेते हैं? पावर प्लांट्स। ओके, और पावर प्लांट्स कौन से हो सकते हैं? ठीक, जैसे हो गया हमारा थर्मल प्लांट, हाइड्रो, ठीक है, न्यूक्लियर, डीजल प्लांट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? विंड पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स और बायोगैस प्लांट्स। कोई भी, ये सारे सारे ही प्लांट्स में से कोई भी प्लांट्स में से हम सभी प्लांट्स में से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो पहले चार प्लांट्स हैं, थर्मल थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल, इन सबको इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल प्लांट्स। ठीक है, इन चारों को हम बोलेंगे कन्वेंशनल प्लांट्स। सो लेट्स जस्ट राइट देम डाउन ओवर देयर, कन्वेंशनल प्लांट्स। ओके, और ये जो प्लांट्स हो गए, ये हो गए हमारे रिन्यूएबल प्लांट्स। ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे, जनरेशन के पार्ट में क्या आएगा? हम क्या कर रहे हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, जो क्या है? ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं? ये जो एनर्जी हमने जनरेट की, ठीक है, जो कोई भी एनर्जी जनरेट हुई, उसको हम क्या कर देते हैं? हम स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करके अब उसका हम क्या करते हैं?
उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं। और ट्रांसमिट हम लोग कहाँ पे करते हैं उसको? टू द सबस्टेशन। ओके, सो वो हो गया हमारा ट्रांसमिशन पार्ट। और तीसरा जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट लाइन देम अप। सो तीसरा जो हमारा पार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, उसमें हम क्या करते हैं, एज पर द नेम सजेस्ट, हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं? पहले हम लोगों को पावर अभी कहाँ तक पहुँची थी? ट्रांसमिट होके सबस्टेशन। तो सबस्टेशन से हम लोग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमारे घरों में, या फिर तो आप बोल दो उसको कि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ओके, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज। ओके, इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, उसको हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। मतलब वो हो गया हमारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के ही दो दो स्टेज होते हैं। ठीक है, दोनों के ही दो दो स्टेज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ओके, अब सबसे पहले तो हमको इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों थी? वाई डू वी नीड दिस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, पावर सप्लाई सिस्टम? ओके, तो दैट टेक्स अस बैक टू 19th सेंचुरी, कि जब जो इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो नई नई डिस्कवर हुई थी। ठीक है, जो निकोला टेस्ला ने जो डिस्कवर किया था पावर। सो उस टाइम पे क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट बहुत कम था, बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन था। ठीक है, छोटी सी लाइटिंग के लिए हो गया या फिर तो हीटर लोड के लिए हो गया, इतना कम एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक लोड का होता था। और वो जो एप्लीकेशन होता था वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में होता था। ठीक है, बहुत ही छोटे एरिया के अंदर उस इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन होता था। तो हम लोग क्या करेंगे इस एप्लीकेशन में, मतलब वहाँ पे क्या हुआ करता था, इतना अगर कम एरिया में अगर यूज़ हो रहा है तो वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे माइक्रो ग्रिड्स। ठीक है, जो पहले के टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, जिसको हम कहते थे माइक्रो ग्रिड्स। तो वो क्या करते थे, जो एरिया में जो जब उन लोगों को जो एरिया में पावर की ज़रूरत है उसके बिल्कुल पास में ही एक छोटा सा पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर देते थे, और उसी पावर प्लांट से वहाँ पे वो लोग एनर्जी ले लेते थे। ठीक है, सो दैट वाज सफिशिएंट बैक देन। बट जब 20th सेंचुरी आई, ये जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी 19th सेंचुरी की स्टोरी है। ठीक है, 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो मतलब 1801 टू ईयर 1900। ठीक है, ये हो गया, या फिर मतलब जब भी डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रिसिटी तब से लेके 1900, मतलब हो गया ये हमारा 19th सेंचुरी। उसके बाद जब 20th सेंचुरी आई, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो बढ़ने लगा। इट स्टार्टेड टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसकी वजह से ये जो छोटी माइक्रो ग्रिड्स थी, छोटे पावर स्टेशंस थे, दे वर नॉट इनफ। तो क्या करना पड़ा हम लोगों को, हमको बड़े पावर स्टेशंस फॉर्म करने पड़े। ठीक है, बड़े पावर प्लांट्स की हमको रिक्वायरमेंट पड़ी, और तब हम लोगों ने क्या बनाना शुरू किया, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, सो वी स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट देम and utilize the power generated from
दोज प्लांट्स। ओके, अब उसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, जैसे कि अगर आप थर्मल थर्मल पावर प्लांट बना रहे हो, ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट को आपको एक सर्टेन एरिया में ही बनाना पड़ेगा। और वो एरिया का कैसी जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे आपको कोल जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसा कोई एरिया कि जो रेसिडेंशियल एरिया के पास में नहीं है, ऐसी जगह पे आपको थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सेम वेज इफ़ यू आर गोइंग फॉर हाइड्रो पावर प्लांट, तो फिर आपको ऐसी जगह पे बनाना पड़ेगा, मतलब फिर आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, इट शुड बी क्लोज टू एनी वाटर सोर्स। अगर आपका डैम हो गया तो डैम है, अगर कोई रिवर है तो रिवर, या फिर आपके पास कोई दूसरा वाटर रिजर्वायर है तो वो उसके क्लोज बाय आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वाटर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बट आप इतना दूर भी नहीं बना सकते हो कि वो जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे बहुत दूर हो जाए। बिकॉज वाई, बिकॉज पावर जनरेट करने के बाद आपको उसको वहाँ पे ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा दूर आप जो जो एप्लीकेशन, मतलब जो लोग यूज़ कर रहे हैं उस पावर को, उनसे जितना ज़्यादा दूर बनाओगे उतना ज़्यादा दूर आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा पावर को। और जितना ज़्यादा दूर आप बनाओगे उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉस भी बढ़ेगा। और साथ साथ में जो आपके जो केबल से आप ट्रांसमिट करोगे उसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो आपके जो पूरा सिस्टम है उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। सेम वेज अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेफिनेटली आपको जो अर्बन एरिया है या फिर तो जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आप बना ही नहीं सकते हो। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर न्यूक्लियर पावर प्लांट एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ एनी टाउन और एनी सिटी। वाई? बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट्स रेडिएशंस। ओके, और रेडिएशन की वजह से अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया में अगर रेडिएशन अगर फैल गया तो फिर क्या होता है, अलग अलग कुछ डिसीजेस होने लगते हैं, लोगों को बीमारियाँ फैल जाती है। ठीक है, सो यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इट एट देयर। सेम वेज डीजल पावर प्लांट इज समथिंग लाइक दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एनीवेयर, बिकॉज वो छोटा होता है। बट ऑल्सो डीजल पावर प्लांट ऐसी जगह पे, मतलब डीजल पावर प्लांट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत क्लीन होगा। सेम वेज सेम गोज फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, वो इट कैन नॉट बी वेरी क्लीन। ओके, सो इफ़ यू वांट टू गो टॉवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, बिकॉज वाई इट इज़ नॉट वेरी क्लीन, बिकॉज उसके अंदर फ्यूल यूज़ होता है। या तो हम थर्मल में क्या करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, डीजल में क्या करते हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी क्लीन। इफ़ यू वांट टू गो टॉवर्ड्स क्लीन एनर्जी you have to switch to renewables. But again, what we talked in previous chapter कि विंड पावर प्लांट्स कहाँ पे हम बना सकते हैं, कि जो सी शोर्स हो गए, ठीक है, माउंटेन एरिया, माउंटेन वैलीज हो गई, ठीक है, वहाँ पे ही आप विंड पावर प्लांट्स रख सकते हो कि जहाँ पे आपको अच्छी विंड स्पीड अवेलेबल हो। ओके, एंड सेम गोज फॉर सोलर। ठीक है, वी डिस्कस्ड कि सदर्न रीजन, सदर्न इंडिया में क्यों ज़्यादा सोलर पावर प्लांट्स हैं, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू इक्वेटर, वहाँ पे सनलाइट आपको ज़्यादा मिलती है। ओके, सो दैट वाज हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर प्लांट, हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर पावर प्लांट। नाउ पावर तो हम लोगों ने जनरेट कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ट्रांसमिट इट। कहाँ पे? जहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे भी इसके एप्लीकेंट्स है वहाँ पे। ओके, मतलब जो भी कंज्यूमर है वहाँ तक आपको इसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और वो हम लोग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स, या फिर अभी अब अगर आप लेमन वर्ड में बोलो तो केबल्स। ओके, और जो सिस्टम जो है, मतलब जिस तरह से हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जब लार्ज डिस्टेंस में ये भेजते हैं तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस की हेल्प से भेजते हैं। ओके, और ट्रांसमिशन लाइन से देन डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से। ठीक है, वाया सबस्टेशंस, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इनके बीच में भी अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके बारे में भी हम लोग आगे लेसन में बात करेंगे।
ओके, नाउ जो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज है, जो हम लोगों ने बताया कि पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट कर ली, अब आपको ट्रांसमिट करनी है, तो मैंने आपको बताया कि वो स्टेप अप की जाती है। मतलब जो वोल्टेज पे जनरेट होती है उससे वोल्टेज बढ़ा के उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो जो ट्रांसमिशन वोल्टेज जो स्टेप अप किया जाता है वो कितने होते हैं, तो वो इंडिया में होते हैं, लेट्स राइट ट्रांसमिशन ओवर हियर, स्टार्ट ट्रांसमिशन। तो इंडिया में कितने होते हैं, ये होते हैं 132 kV, दूसरा होता है 220 kV एंड 400 kV। ठीक है, 400 kV से अगर ऊपर हो गया तो वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाता है, जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, बट वी आर प्लानिंग टू build extra high voltage lines. Okay, we will discuss it further in the chapter about extra high voltage, about around next lecture or lecture after that. We will discuss it at that time. So ये जो वोल्टेज है, ये ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया में जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द पावर सिस्टम एंड लेट्स राइट हियर कि हम लोग करते क्या हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, और स्टेप अप करने के लिए हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को हम स्टेप अप करते हैं। ठीक है, देन स्टेप अप करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ट्रांसमिट करते हैं कहाँ तक, टिल सब स्टेशन। ओके, और ट्रांसमिशन के व्हाट डिड आई टेल यू कि कितने तरीके की ट्रांसमिशन है, दो। पहला है, लेट्स राइट ए, पहला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और दूसरा जो है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। ओके, सेम गोज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डिस्ट्रीब्यूशन के वोल्टेज अलग है जो हम अब देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो लेफ्ट साइड में, वो है हमारा पूरा पावर सिस्टम, जो हमारा पावर सप्लाई का पूरा स्कीम जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जनरेशन। तो जनरेशन होता है हमारे यहाँ पे, जनरेशन कितने की केवी में होता है, नॉर्मली 11 केवी में होता है। ठीक है, 11 केवी में यहाँ पे जनरेशन होता है इंडिया में, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि 11 केवी में ही हो, उसके अलावा भी 33 केवी में और 6.6 केवी में भी इंडिया में जनरेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये जो 11 केवी वोल्टेज है, 11 केवी मींस 11 किलो वोल्ट्स। ओके, तो 11 किलो वोल्ट्स एंड वन किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। ओके, सो 11 केवी इज 11,000 वोल्ट्स। सो ये जो हमारा 11 केवी का जो हमारा यहाँ पे 11 केवी का जो हमने वोल्टेज प्रोड्यूस किया है, जनरेट किया है। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको 132 केवी में स्टेप अप कर देगा। ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमको क्या करके देखता है, हमारा वोल्टेज स्टेप अप करके देता है। स्टेप अप करना मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करके देता है। ओके, और स्टेप अप करने के बाद क्या करेगा, वो भेज देगा प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए टू आर ट्रांसमिशन लाइंस। ओके, नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि अगर भेजना ही था तो हम अगर हमको भेजना ही था तो हम डायरेक्ट भेज सकते थे, स्टेप अप क्यों किया। ओके, सो you will get this you will get the answer of this question when we will complete this section. I will be discussing it with you. Okay, तो ये इसने भेजा कहाँ पे, प्राइमरी ट्रांसमिशन में। अब
स्टेप अप करने के फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो कंडक्टर का साइज़ है वो बहुत घट जाता है। वो कैसे घटेगा, आई विल टेल यू। और उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाता है और कॉस्ट भी काफ़ी बच जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो 132 केवी जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में गया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसको स्टेप डाउन कर रहे हैं। अगर आप वापस से स्टेप डाउन कितने में कर रहे हैं, 33 केवी इसमें, ओके। स्टेप डाउन क्या होता है, हम वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। सो 132 का हमने क्या कर दिया 33 केवी पे। और ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन था वो होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम में। 3 फेज 3 वायर सिस्टम मीन्स व्हाट डज इट मीन, it has 3 phase A B C, or you can see, you can say, uh, you can also say red, yellow and blue, RYB, okay. So 3 phase 3 wire system, तीनों फेज के एक एक वायर, नो न्यूट्रल प्रेजेंट, ओके, विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड टावर, ओके। सो दैट वाज आवर प्राइमरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है 132 से 33 में ट्रांसफॉर्म हो गया एक बार, ठीक है। 132 से 33 में उसको स्टेप डाउन करने के बाद क्या होता है, रिसीविंग स्टेशन पे उसको रिसीव किया जाता है और रिसीविंग स्टेशन पे अलग अलग फीडर्स से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए। और ये जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है जो कहाँ से जाता है 33 केवी से होके वो जाता है स्टेप डाउन, वो जाता है सबस्टेशन में। सबस्टेशन में पहुंचने से जस्ट पहले उसको क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है, ठीक है। ये 33 केवी को हम कन्वर्ट करते हैं 11 केवी में, ठीक है। 11 केवी, और 11 केवी क्या है, ये उतना ही है जितना हमने स्टार्टिंग में हमने स्टेप अप किया था, राइट। सो नाउ यू मे आस्क कि अगर आपको स्टेप अप, अगर आपको वापस से 11 केवी ही आगे ले जाना था तो आपने ट्रांसफॉर्म क्यों किया। सो आई विल गिव यू आंसर ऑफ दैट, think about it. Let me open it again, yes, my window. So let me tell you कि आपका जो पावर जो जनरेट हो रहा है 11 केवी पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। और आप जो उसको कर रहे हो स्टेप अप करके सेंड कर रहे हो। सो सिंपली लेट मी आस्क यू, बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन, here's a simple rule you all have studied. P equal to power is equal to voltage into current, right? Now if I'm having 11 kV, if I'm having 11 kV with the voltage of, let me write it here, this is my power, so this is my power. If I'm having voltage of 1000 volts, ठीक है, करंट कितना रहेगा, based on this formula what will the current will be P divided by V. So based on that what it will be, 11 kV means 11,000 divided by 1000. So what do we get, 11 amperes, okay. If voltage was 100 only, and based on this principle what will be my current, it will be 11,000 divided by 100, which means 110 amperes. Now think about it, how crucial role the current plays when you have 1000 voltages, which means you are using only 11 amperes. जो कंडक्टर की साइज़ जो होगी, इसके लिए जो कंडक्टर हम यूज़ करेंगे वो कंडक्टर जो होगा इट विल बी वेरी स्मॉल,
in size. So conductor will be very small in size and cheap in cost. And on the other hand, यहाँ पे जो मेरा कंडक्टर होगा यूज़ होगा वो बहुत ही लार्ज होगा और एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। साथ साथ में इफ़ यू आर हैविंग मोर आई करंट, अगर आपको जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आपके जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, हीट लॉसेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज it is directly proportional to the square of my current. So क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे अगर हम यूज़ करते हैं this 100 volt line. Okay, so that is why we are doing this step up and step down process. So after doing this step up and step down process, after stepping down to 11 kV, where it will go to the substation, and from substation this 11 kV जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, दैट विल गो टू द this second step down transformer, where this second step down transformer will be located. ओके, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो क्या कर रहा है 11 kV में से कर रहा है 400 वोल्ट में कन्वर्ट, ये कहाँ पे होगा, जो भी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, जो अगर आप इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि समझो कि हमारा कॉलेज है, ठीक है, तो हमारा कॉलेज का जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर होगा ये वाला ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा 11 kV से 400 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। सेम वेज आपके जो घर है, मतलब आपका जो सोसाइटी है या फ्लैट है या अपार्टमेंट है, वहाँ उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर होगा, यू माइट हैव सीन दैट। वो जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है 11 वोल्ट टू 400 वोल्ट, एंड it transmits दिस लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, जब भी आप लोग 3 फेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, 3 फेज सप्लाई आप यूज़ कर रहे हो, तब यू विल बी यूजिंग हाउ मच 400 वोल्ट्स, और जब आप सिंगल फेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सिंगल फेज यूज़ कर रहे हो, एट दैट टाइम यू विल बी यूजिंग 230 वोल्ट्स। ओके, 3 फेज इज नॉट यूज डोमेस्टिकली, बट जो इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर कॉलेजेस हो गई, जैसे हमारी कॉलेज हो गई, तो हमारी कॉलेज में क्या होता है, वी नीड टू परफॉर्म टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट्स। ओके, so in electrical laboratory, in various laboratories in electrical department, we will be needing 3 phase power supply. Okay, so वहाँ पे we need 3 phase loads, except that there is only single phase supplies sent to domestic areas, जैसे कि घर हो गया, घर में क्या आता है सिंगल फेज आता है। ओके, so we will keep it till here. In the next lecture we will be discussing different types of transmission systems and with its advantages and disadvantages. Okay, thank you everyone for listening. I will be seeing you in the next lecture. Thank you, goodbye.